नमस्कार मित्रों। हमने अभी तक एनाटॉमी की 5 कक्षाएँ कर ली हैं और आज हम छठी कक्षा कर रहे हैं, जिसमें दिसंबर 2019 के जो प्रश्न हैं, उन पर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। पहला प्रश्न है कि किस ग्लैंड की जो डक्ट है, उसको स्टेनसन डक्ट कहा जाता है? स्टेनसन डक्ट। तो डक्ट का जो यूज होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती। वे तो अपना जो भी सिक्रेशन है, हार्मोन है जैसे उनका, वो डायरेक्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सिक्रीट करती है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट के माध्यम से जहां पर उस जूस की आवश्यकता वहीं पर सिक्रीट करती है। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वहां से संबंधित है। वो स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की है, पैरोटिड है आपकी, सब मैंडिबुलर है और सब लिंगुअल है। मैंडिबुलर है आपकी और लिंगुअल है। तो इन सब की डक्ट है। जैसे पैरोटिड जो है ग्लैंड, उसकी डक्ट को स्टेंसन डक्ट कहा है। जो सब मैंडिबुलर है उसकी जो डक्ट है आपकी, उसको वार्टन डक्ट कहा है। याद रखिएगा, आगे आ सकता है वार्टन डक्ट। जो सबलिंगुअल है उसकी डक्ट को रेविनस कहा है। रेविनस। तो सबलिंगुअल में एक विशेषता है कि सबलिंगुअल में बहुत सारी डक्ट हैं और उनको जब कलेक्टिवली कहेंगे मिलाकर तो रिविनस कहते हैं। सबको मिलाकर कई सारी हैं और उन सब में से जो सबसे बड़ी डक्ट है, उन रिविनस में ही सबसे बड़ी जो डक्ट है उसको डक्ट ऑफ बार्थोलिन कहा जाता है। बार्थोलिन। ये 4 डक्ट के नेम है, इन चारों को आप याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है? हम अपने ब्रेन को मेन मेन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक फोर ब्रेन होता है आपका, एक मिड ब्रेन होता है आपका, एक हिंड ब्रेन होता है। 3। फोर ब्रेन के अंदर आपके 2 हिस्से हैं, पैलेनसेफ्लोन, डाइनसेफ्लोन, अथा कहते हो सेरिब्रम फोर ब्रेन के अंदर आएगा, सेरिब्रम। और थैलेमस ये भी इसी में आएगा। हाइपोथैलेमस भी इसी में आएगा, जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस 4 हैं जो आपके फोर ब्रेन के अंदर आते हैं। एपिथैलेमस। मिड ब्रेन में मिड ब्रेन ही नाम से आता है। हिंड ब्रेन में फिर आपके 3 हिस्से आते हैं। पोन्स हिंड ब्रेन में आता है। सेरिबेलम जो है आपका एल वाला वो आता है, और मेडुला ओब्लोंगाटा आता है। ये हिंड ब्रेन में आते हैं। तो आपका हाइपोथैलेमस का पूछा था तो ये फोर ब्रेन में आपका आ जाएगा। मानव शरीर में जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है उसको क्या कहा जाता है? बाकी और रोगों के बारे में भी देख सकते हैं। कैरेटोमेलेसिया, कैरेटो जो होता है उसको कोर्निया को कहा जाता है, कैरेटो। और मेलेसिया मतलब तो सॉफ्ट होना। ये आई डिजीज है आपकी, कि आई का जो कोर्निया है, जो पारदर्शी आपका है, जो दिखाई देता है, उसकी जो कोर्निया की परत बहुत सॉफ्ट हो जाती है। उस सॉफ्ट होने के कारण से धीरे धीरे करके ये होता आपका विटामिन ए की कमी से। ये भी याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी के कारण होता आपका। और फिर धीरे धीरे ब्लाइंडनेस की स्थिति आ जाती है। तो कह सकते हैं कि जो कोर्निया की परत जब सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा कमी हो विटामिन ए की, तब ये केरेटोमेलेसिया है। और चौथा ओस्टियोपोरोसिस, ये आपका हड्डियों का ही है रोग। तो ओस्टियोमेलेसिया भी वही था, ये भी है, पर दोनों में अंतर क्या है? ओस्टियोपोरोसिस तो ज्यादातर एज्ड होने पर होता है। एज्ड होने के साथ साथ में हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, उनका जो मिनरल का कंपोजिशन है, कैल्शियम आदि, वो कम हो जाता है। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हो जाता है, जिसमें मेन होता है एस्ट्रोजन। इसलिए हमें पता लगता है फीमेल्स में ये स्थिति आपकी बनती है मेंसेस के समय पे। ये हो गया। और कभी कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण भी हो जाता है। लेकिन जो ओस्टियोमेलेसिया है ये पूरी तरह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। और ये अडल्ट में होता है, ये बुढ़ापों में नहीं होता। बुढ़ापे वाला जो है वो ओस्टियोपोरोसिस है, जो एज के साथ साथ में या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, ओस्टियोपोरोसिस है। तो दोनों का डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि कौन सा दूध प्रोटीन का विपुल सोर्स है? तो प्रोटीन में भी या घी इत्यादि में भी मुख्यतः जो सोर्स माना जाता है आपका, वो भैंस का दूध ही माना जाता है। तो यहाँ भी आप याद रखिएगा कि प्रोटीन का या फैट का जो मेन सोर्स है आपका दूध में, वो भैंस का दूध आपका माना जाता है। अग्न्याशय मतलब पेनक्रियास। पेनक्रियास की अल्फा जो आपकी सेल्स हैं, उनके द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? तो जैसे पहले भी मैंने बताया था, आपके पेनक्रियास में 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। अल्फा है
उनसे ग्लूकोगन का सिक्रीशन होता है। बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन होता है और एफ से आपका पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पे अल्फा का पूछा था आपका, उसमें ग्लूकोगन का सिक्रीशन होगा, लेकिन आगे और भी पूछे जा सकते, पहले भी मैंने संकेत किया था, ये आते हैं परीक्षा में, ये बीटा का इंसुलिन होगा। और आप इनमें देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज भी बीटा का होता है, 70% जो वॉल्यूम है बीटा का है, लगभग 17% आपका ए का है, बाकी बहुत थोड़ी संख्या में आपके पाए जाते हैं। इनमें से कौन कौन सी कान की हड्डियां हैं आपकी, ये अभी हमने देखा ही था। स्टेप्स भी है, इनकस भी है, दो है। इलियम है, ये हिप बोन है, भी आगे क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। या देख लेते हैं, आपके हिप में तीन बोन होती है बच्चों में, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। बाद में धीरे धीरे बड़ों में ये फ्यूज होके एक हो जाती है, लेकिन फिर भी तीन नाम आपके आते हैं, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। स्केफाइड हमने रिस्ट बोन के अंदर देखी ही थी, पहले क्वेश्चन आया था। कान की भी देखी थी, आप कान की पूछिए तो स्टेप्स और इनकस। एक एन आपके और थी, मेलस भी थी आपकी, जो पहले क्वेश्चन आपका आया था। तो ए और बी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन से आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है, पहले क्वेश्चन आपका फैट सोल्यूबल विटामिन का पूछा था, ए डी ई के। अब आपका वाटर सोल्यूबल पूछ रहे हैं तो आपका बी और सी, ये आपका हो जाएगा। इनमें से कौन से जल में घुलनशील है, तो बी और सी, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन से भोजन है जो आपके आवश्यक है, तो शरीर बनाना है हमें, तो बनाने के लिए आपका प्रोटीन आदि की आवश्यकता होती है या फैट की आवश्यकता होती है। दो आपके मेन सोर्स माने जाएंगे उसके अंदर, वसा और दलहन। दलहन मतलब दालें, तो वसा मतलब फैट हो गया, तो फैट है या दाल है, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए मुख्य खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आपके आते हैं। सॉरी, गलत बता दिया, फैट नहीं, ये तो बॉडी बिल्डिंग का है ना, तो निर्माण करने के लिए प्रोटीन का हमें मेन देखना है। तो प्रोटीन के सोर्स दालें तो है, मांस होगा आपका, आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। हाँ, फ्लो में गलत बोल दिया, बॉडी बिल्डिंग पे फोकस नहीं किया मैंने, दलहन और मांस। वसा है, ये एनर्जी के रूप में तो काम करता है, एनर्जी देने के लिए, लेकिन शरीर के निर्माण में या बॉडी बिल्डिंग में आपका काम नहीं करता। तो दलहन और मांस, बी और सी, तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला फिर आपके हड्डियों के नाम आ गए, आपके कौन से किससे मैच करेगा, जैसे रिस्ट का हमने देखा था ट्रेपीजियम। रेडियस है आपकी, ये फोमाम बोन है, तो ए का 3 हो जाएगा। एक अल्ना होती है, एक रेडियस होती है। एक फिबुला है आपका, ये लेग की बोन है आपकी। इश्चियम अभी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था आपका हिप बोन में, तो ये हिप की बोन है। इलियम, प्यूबिस और इश्चियम, तो ये हड्डियों के नाम है, आप याद रखिएगा। अगला है नेफ्रॉन के भागों का सही क्रम बताएं। जैसे नेफ्रॉन होता है, किडनी के अंदर पाया जाता है, किडनी की जो मेन फंक्शनल यूनिट है उसको हम नेफ्रॉन ही कहते हैं। और नेफ्रॉन जो होता है वो कई हिस्सों से बनता है आपका। उसके मुख्य दो भाग होते हैं, एक तो रीनल कोर्पसल, एक होता है रीनल कोर्पसल। इसके दो होते हैं रीनल कोर्पसल के अंदर, एक तो होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस होगा, और एक होता आपका बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। तो दो से मिलकर बनता है आपका, तो इस तरह से होता है कि ये आपकी एक परत हो गई, और इसके अंदर एक कैपिलरीज का गुच्छा होता है बना हुआ, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो कैप्सूल बनता है इसको बोमन कैप्सूल कहते हैं। फिर यहाँ से आपकी ट्यूब निकलती है, ऐसे ट्यूब करके घुमावदार रूप में जाती है ट्यूब, ये घूमती हुई ऐसे करके। तो जो पहला भाग होता है ट्यूब का, उसको एक तो रीनल कोर्पसल, एक होगा रीनल ट्यूब, नेफ्रॉन लूप इसको कहते हैं, नेफ्रॉन ट्यूब कह सकते हैं आप इसको, ट्यूब। तो पहली होगी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, कॉन्वोल्यूटेड मतलब घुमावदार, कॉन्वोल्यूटेड। फिर ये होता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ये होता है डिस्टल, डिस्टल मतलब डिस्टेंट वाली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इन सबको मिला के नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलस पहले पे आ जाएगा आपका, प्रोक्सिमल ये दूसरे पे आ जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा आपका लूप ऑफ हेनले, और चौथे पे आ जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और वैसे भी याद रखना, ग्लोमेरुलस के साथ में अगर एक और डालना चाहे तो उसके बाद में आता है आपका बोमेन कैप्सूल, जिसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहा जाता है।
तो इस पेपर में इतने ही प्रश्न थे, इसमें हम इतना रखेंगे, बाकी के प्रश्न अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति।